ओके। तो भाई आज हम कर रहे हैं खनिज तथा ऊर्जा संसाधन। ये हमारे भूगोल की पुस्तक का विषय है। खनिज क्या होता है? खनिज क्या होता है? हमारी दैनिक जीवन की जिंदगी में धातु से बनी अनेक वस्तुओं का हम प्रयोग करते हैं। अपने घरों में देखा होगा आपने, लोहे की, पीतल की, स्टील की और क्या तांबे की बर्तन देखा होगा। वो खनिज हमारे जमीन में से निकलते हैं। जमीन में से निकल के उनको रिसाइकल करके, उनको डाल के, उनको बर्तन वगैरह और जरूरत की चीजें बनाई जाती हैं। खनिज ये आ गया। खनिज क्या है? ये मुख्य रूप से भूवैज्ञानिकों के अनुसार खनिज प्राकृतिक रूप से विद्यमान एक ऐसा समरूप तत्व है जिसमें अपनी एक निश्चित आंतरिक संरचना है। कोई खनिज कठोर होता है, कोई नरम होता है। अपनी अपनी जो उनकी धातुएं हैं ना, उनका एक अपना गुण होता है। तो कई बार हमने देखा है। तो ये खनिज क्या है? खनिज कितने प्रकार के हैं? ये इसमें वर्गीकृत किया गया है। खनिज यह धातु जो धातु के रूप में पाया जाता है, जैसे लौह, निकल, मैग्नीज, कोबाल्ट, सोना, चांदी, ये भी खनिज में ही आता है। ये मतलब थोड़ी महंगी धातुएं हैं। ये होता है अधात्विक। अभ्रक, नमक, पोटास, चूना, पत्थर, सल्फर, संगमरमर, बलुआ पत्थर, ये होते हैं अधात्विक। धातु एक और है अधात्विक। फिर ये ऊर्जा के हैं। ऊर्जा के खनिज भी हमारे में पाए जाते हैं, जिससे हमें ऊर्जा मिलती है, जिससे हमें ताप मिलता है, अग्नि मिलती है। जैसे कोयला जला के हम रेल चलाते हैं, बिजली का उत्पादन करते हैं। कोयले को हम ईंधन के रूप में प्रयोग करते हैं। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस। हमारे देश में तो एक बड़ी खास बात है कि हमारे ऊर्जा के रूप में सौर ऊर्जा एक बहुत प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। इसके ऊपर भी हम आगे डिस्कस करेंगे। अब यह है उपलब्धता। खनिज की उपलब्धता कहाँ पाए जाते हैं? ये खनिज है, ये खनिज अलग अलग जगह में पाए जाते हैं। जैसे बिहार में, छत्तीसगढ़ में कोयला की खदानें हैं। लोह ऐसक है, बेलाडेला की पहाड़ियों में लोह ऐसक है, जिससे जापान वहां से कच्चा माल ले जाके विशाखापट्टनम बंदरगाह से फिर ये जापानी चादर के रूप में हमारे देश में ही बेच रहा है। हमसे कच्चा माल ले जाके हमारे देश में ही बेच रहा है। अब ये क्या कहाँ पाए जाते हैं? जमीन के अंदर पाए जाते हैं। वे कई बार हम इनको खोदने के लिए तरह तरह के बड़े बड़े गड्ढे खोदने पड़ते हैं। और उनमें से एक नंबर का जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन इसमें ये आया है, ये देखो रैट होल। रैट क्या होता है? चूहा। जैसे चूहा जमीन में होल करता है अपने छिपने के लिए, रहने के लिए, निवास के लिए, उसी प्रकार के जमीन के अंदर बड़े गहरे मतलब होल किए जाते हैं खनिजों को प्राप्त करने के लिए। उसको रैट होल के नाम से बोलते हैं। एक नंबर के प्रश्न के लिए आप ध्यान रखिए इसको। रैट मैंने चूहा। चूहे जैसे बिल टाइप में इस प्रकार के हमारे में खोले जाते हैं इनसे। लोह ऐसक का मतलब है कि कई बार यही परसेंटेज दे रखी है इसमें। ये खादान का चित्र आप दे रहे होंगे। लोह ऐसक जैसे जमीन में से बड़े गहराई में खोद के निकाला जाता है। कोयला भी खोद के निकाला जाता है। तो लोह ऐसक क्या है? जैसे हमारे यहाँ पर 70% लोह ऐसक पाया जाता है। इसमें सर्वश्रेष्ठ चुंबकीय गुण होते हैं। ये ज्यादातर कहाँ ये दे रखा है। लोहा कहाँ पाया जाता है? सबसे ज्यादा लोहा कर्नाटक में दे रखा है, फिर उड़ीसा में, फिर छत्तीसगढ़ में, फिर गोवा में, फिर झारखंड में। ये इसका उत्पादन का परसेंटेज दे रखा है कि भारत में कितना प्रतिशत लोहा कहाँ कहाँ पर पाया जाता है। ये मैग्नीज का है। मैग्नीज कहाँ पाया जाता है? कर्नाटक में। कर्नाटक में लोहा भी पाया जाता था ना कर्नाटक में, पहले हमने देखा। उड़ीसा में देखो लोहा भी पाया जाता है, मैग्नीज भी वहाँ पाया जाता है। मध्य प्रदेश में भी मैग्नीज का एक उत्पादक, सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है? उड़ीसा में सबसे ज्यादा मैग्नीज पाया जाता है। फिर इसमें देखो तांबा का उत्पादन आ गया। तांबा सबसे ज्यादा कहाँ? 42% राजस्थान में और 58% मध्य प्रदेश में तांबा पाया जाता है। जमीन के अंदर पाया जाता है। और इसमें आ गया अभ्रक भी आ गया भाई।
ये देखो, ये बॉक्साइट। बॉक्साइट कहाँ पाया जाता है? देखो बॉक्साइट मुख्यतः मेघालय, पहाड़ियां, अमरकंटक, पठार, बिलासपुर की कटनी, ये महाराष्ट्र, झारखंड, गुजरात और उड़ीसा। उड़ीसा में 3 धातुएं हमें देखने को मिली। लोहा भी मिलता है, मैग्नीज भी मिलता है, तांबा भी मिलता है और ये बॉक्साइट भी मिलता है उड़ीसा में। उड़ीसा में मिल रहा है ना। और देखो फिर भी सबसे ज्यादा गरीबी कहाँ है? उड़ीसा और बिहार में। ये चूना पत्थर का डिस्ट्रीब्यूशन है। अब हम लेते हैं खनिजों का संरक्षण। कल हमने किया था भाई, जैसे आपने बोला होगा सतत पोषणीय विकास, कि हम इतना जरूरत के अनुसार हम उनमें से निकाले हैं, जमीन के अंदर है। यदि एकदम सारे निकाल दिए तो आने वाली पीढ़ियों के लिए ही मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हमें इसको संरक्षण की जरूरत पड़ती है। संरक्षण, रख रखाव, बचा के रखना। यदि एकदम हम सारी चीज निकाल के छोड़ देंगे तो ये तो है नहीं। जितना निश्चित भंडार है ये तो। अब तेल कहाँ पाया जाता है? अरब के देशों में पाया जाता है। और वो भी समझने लगे भी ये एक दिन ये भंडार खत्म हो जाना है, तो इसलिए और बिजनेस में वो जाने लगे तेल की। ये न्यू तो है नहीं, ये बन ही रहा है। जितना निश्चित रूप से हमारी पृथ्वी के अंदर स्टॉक है बस उतना ही है। अब वो भी चिंतित होने लगे अरब के देश। अब इसमें चलता है हमारा ऊर्जा संसाधन। ऊर्जा का मतलब आप समझ रहे हैं। जैसे हम बोला था, ये भी एक पदार्थ है। कोयला से, पेट्रोलियम से, लकड़ी के उपले, प्राकृतिक गैस से हम अपना ऊर्जा लेते हैं। वो क्या है? गर्मी। जैसे यातायात के साधनों के लिए हमें पेट्रोल की, डीजल की जरूरत पड़ती है। अगर हाँ रोटी बनाने के लिए, भोजन बनाने के लिए गैस की जरूरत पड़ती है। अब तो गैस भी कई कामों में दिया जाने लगा। लेकिन हमारे देश में क्या है, और परंपरागत है, और भी जैसे गैर परंपरागत। ये तो परंपरा वो हो जो सदियों से हम प्रयोग कर रहे हैं। कोयला, पेट्रोलियम, डीजल, ये हम परंपरा से प्रयोग कर रहे हैं। लेकिन नई चीज इसमें क्या है? गैर परंपरागत साधन, जैसे बायोगैस प्लांट। आप सरकार इस पर बड़ी सब्सिडी भी दे रही है कि लगाएं आप ज्यादा से ज्यादा। सौर ऊर्जा, अपने स्कूल में भी सौर ऊर्जा ऊपर लगी हुई है ना, जिसकी वजह से हमारा ये पैनल चला हुआ है। अगर ये ना होता तो बिजली का भरोसा रह गए थे हम। फिर पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, तापीय ऊर्जा और परमाणु ऊर्जा, ये गैर परंपरागत, ये नए स्रोत है। भारत तो सौर ऊर्जा का एक बहुत बड़ा भंडार है। यहाँ मौसम हमारे यहाँ 12 महीने बिल्कुल लगभग साफ रहता है। गर्मियों के दिनों में तो और भी ज्यादा हम सौर ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। ये परंपरागत ऊर्जा के स्रोत, जैसे परंपरा, जैसे कोयला हम लंबे समय से प्रयोग करें। परंपरा और गैर परंपरा समझ में आ गई? परंपरा जो हमारे पूर्वज जो काम करते आ रहे हैं उसी को हम परंपरा के अनुसार वही हम करें। जैसे कोयला, पेट्रोलियम, डीजल हम प्रयोग करें, ये परंपरागत है। गैर परंपरागत जैसे मैंने बताया था आपको, वो है गैर परंपरागत है। आगे ना। अब ये जो परंपरा वाले हैं, कोयला, गैस और ये पेट्रोल वगैरह, तो ये तो एक दिन खत्म हो जाने हैं। लेकिन हमारा जो सूर्य का जो प्रकाश है वो कभी ना खत्म होने वाला एक सिस्टम है। इसलिए हमारा स्कूल में भी सोलर सिस्टम है। आजकल तो गांव में भी घर घर में लगाने की इसकी योजना हो रही है। इससे पोल्यूशन भी नहीं होता और हमें ऊर्जा भी मिलती है, सस्ता भी पड़ता है, ना कोई ईंधन खर्च करना पड़ता है। जैसे सौर ऊर्जा है भाई, क्या है? गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत क्या आगे? सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा। कई बार एक नंबर का प्रश्न ही आ जाता है, वे ऊर्जा को संरक्षण करना। भूतापीय ऊर्जा, भू माने भूमि, ताप माने गर्मी, भूमि में से ही गर्मी निकल रही है। कभी कोई बच्चा मणिकरण वगैरह हिमाचल में गया हो तो जमीन से गर्म पानी निकल रहा है, जमीन से गर्म पानी निकल रहा है। वहां बर्फ पड़ रही है, पहाड़ों में बर्फ पड़ी है, लेकिन वहां जमीन से गर्म पानी निकल रहा है। मैं भी देख के आया था, अभी ये नहा के भी आया था। तो वहाँ कई जगह है ये, जैसे व्यास नदी के अंदर भी कई जगह अपने आप गर्म पानी का जो
झरना निकल रहा है, लोग वहाँ नहाते हैं, स्नान करने के लिए आते हैं। व्यास नदी में बर्फ का पानी पिघल के आता है, इतना ठंडा होगा, और उसी में से आग निकल रही है। देखो प्रकृति के नज़ारे कितने अजीब हैं। अब हम लेते हैं ऊर्जा का संरक्षण। ये ऊर्जा का हम संरक्षण करेंगे, करना पड़ेगा। संरक्षण होता है बचाव करना। यदि हम अंधाधुंध इनका प्रयोग करेंगे तो एक दिन ये क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, एक दिन खत्म हो जाएंगे और हमें ऊर्जा का संकट लेना पड़ेगा। ये पार्ट खत्म हो गया हमारा। नेक्स्ट पार्ट है विनिर्माण उद्योग। विनिर्माण का मतलब बड़े बड़े उद्योग लगाना। किसी भी देश को विकसित करना है, तरक्की करनी है, तो उनको देश में उद्योग लगाने की व्यवस्था करनी पड़ेगी। उद्योगों से उत्पादन होगा। 18वीं शताब्दी में जो क्रांति आई थी वो उद्योगों से आई थी यूरोप में, जिससे वहाँ के लोग पूरी दुनिया पर उन्होंने व्यापार के माध्यम से कब्जा कर लिया था। व्यापार के माध्यम से कब्जा कर लिया था। अब क्या है, हमारे देश में भी इस प्रकार के उद्योग लगाने की, चीनी बनाने के लिए गन्ना के है, लकड़ी, लोहा इस्पात उद्योग, लोहा ऐसे उद्योग, जितनी भी हमारी धातुएं हैं उनके अकॉर्डिंग उसी क्षेत्र में ही उद्योग लगाए गए। उद्योगों की अवस्थिति। अवस्थिति का मतलब है उद्योग लगाने के लिए 3-4 चीजों की जरूरत होती है। एक तो जमीन, सस्ती जमीन, फिर वहाँ कच्चा माल मिलना चाहिए, कच्चा माल मिलना चाहिए, फिर वहाँ पर पूंजी लगाने के लिए श्रमिक यानी मजदूर भी चाहिए उनके लिए। कच्चा माल, मजदूर और बिजली, ये उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने के लिए कारक। आपने देखा होगा दिल्ली के आसपास बहुत ज्यादा उद्योग हैं, क्योंकि वहाँ पर दिल्ली एक क्या है, बाजार है, बैंक की सुविधा वहाँ मिल जाती है, बाजार है, उपभोक्ता है वहाँ। दिल्ली से सारा भारत में व्यापार होता है, इसलिए दिल्ली के आसपास नोएडा है, गुड़गांव है, फरीदाबाद है, हमारा रोहतक तक ही आ गए इधर, ठीक है। तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में उद्योग लगाए जाते हैं। फिर है कृषि पर आधारित उद्योग। कृषि पर आधारित क्या उद्योग होते हैं, जैसे गन्ने से चीनी बनाना। सूती काली मिट्टी कहाँ है, ज्यादातर महाराष्ट्र और गुजरात में मैंने बताया था। जहाँ काली मिट्टी होगी वहाँ कपास होगा, कपास होगी तो वहाँ सूती वस्त्र उद्योग का निर्माण। ये कृषि पर जो खेतों में से हमें मिलता है उनका उसी प्रकार के उद्योग है। जूट का उद्योग हमारा जहाँ पश्चिमी बंगाल में है, जूट के लिए पश्चिमी बंगाल, जूट के लिए पश्चिमी बंगाल है वहाँ, क्योंकि वहाँ पानी, जूट के लिए पानी चाहिए, पानी वहाँ प्रचुर मात्रा में वहाँ मिल जाता है, गंगा का डेल्टा है। लोग इस्पात उद्योग, बड़े बड़े कारखाने हमारे यहाँ बिहार में, छत्तीसगढ़ में पाए जाते हैं। ये जैसे मैप देख रहे हो आप, ये मैप देख रहे हो, ये मैप देखो। अब ये देखो लो, सूती वस्त्र उद्योग के लिए ये है, कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। सूती वस्त्र उद्योग हमारा लुधियाना में है, ज्यादातर उत्तरी भारत का, कानपुर लुधियाना में है। रेशमी वस्त्र उद्योग इधर मिलेंगे, पश्चिमी बंगाल, और ये इधर मिलेंगे। पटसन का मैंने बोला था, ये निशान, पटसन का ये निशान पश्चिमी बंगाल में। और कृषि वस्त्र, कृषि के लिए वस्त्र इस प्रकार के हमारे यहाँ अमृतसर में है, अहमदाबाद में है। वस्त्र के लिए जहाँ तक प्रयोग किया जाएगा ये काली मिट्टी का क्षेत्र है, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान। तो ये मैप रीडिंग के लिए हम दोबारा करेंगे। और ये जो मैप आ रहा है, तो हमारे पास देखो लो क्या है, लोहा इस्पात सेंटर, ये कहाँ कहाँ लग रहे हैं हमारे। देखो लोहा कहाँ मिलेगा, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और बिहार में लोहा है। लोहे को ढोने के लिए इतना दूर थोड़ा लगाएगा, लोहा इधर मिल रहा है, लेकिन जम्मू कश्मीर में इसका थोड़ा वो लगाएंगे हम। जहाँ लोहा है भारी मात्रा में इसका होता है, जहाँ कोयला है वहाँ कोयले से संबंधित है। यहाँ कोयला भी मिलता है उसको गलाने के लिए लोहे को, और इसलिए ये जो जोन है अपना,
पश्चिमी बंगाल, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भिलाई, विजयनगर, भद्रावती, ये सेलम में भी यहाँ पर लोहा के इस्पात के रूप में हमारे यहाँ पाए जाते हैं। ये मैप रीडिंग भी होगी आपकी इसमें। भारत लोहा इस्पात उद्योग में चीन, चाइना के बाद दूसरे नंबर पे है। ये बड़े बड़े उद्योग हैं, इसमें देखो भाई, ये रसायन उद्योग है, ये उर्वरक उद्योग है, उर्वरक समझते हो, खाद वगैरह। ये सीमेंट उद्योग कहाँ मिलेंगे? सीमेंट किसके बनती है? पत्थर को पीस के। ये ज्यादातर कहाँ मिलेंगे? पत्थर अरावली पहाड़ी, अरावली की पहाड़ी राजस्थान में ज्यादातर, ठीक है, वहाँ पत्थर ज्यादातर सीमेंट है राजस्थान में ही बनाई जाती है। पर्यावरण की ये जितने भी उद्योग लगाए जाते हैं तो क्या इतने बड़े उद्योग लगाएंगे तो पर्यावरण तो दूषित होगा ही। पर्यावरण दूषित होगा तो उसके लिए हमें बड़ी एक समस्या खत्म हो जाएगी। अब आपको देखो पिछले दिनों पर्यावरण को बचाने के लिए हमारे पास आए थे, वहाँ बोल के गए आपको, ठीक है। आपका इधर प्लस 2 में ये लेक्चर हुआ था उनका, अलग से आपको नहीं बुलाया गया था। पर्यावरण भी इससे प्रदूषित होगा, जल प्रदूषित होगा, क्योंकि उद्योगों के लिए जल प्रयोग होता है। तापीय प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण। अब जहाँ जैसे कोई यहाँ पर कोई प्रदूषण हो रहा हो तो हम पढ़ा थोड़े सकेंगे, बार बार लंबे समय तक आदमी ऊंची ध्वनि नहीं सुन सकता, वो गूंगा हो जाएगा या फिर उसका बीपीआई हो जाएगा। इसलिए शांत रहना सीखिए। पर्यावरण के न्यूनीकरण के लिए उठाए गए कदम क्या है भाई? हमें जो उद्योगों की चिमनियां ऊंची करनी चाहिए भाई, ठीक है। जल प्रदूषण के लिए जो उद्योगों का कचरा नदियों में बहा दिया गया है, हमारे उद्योग भी खत्म हो गए हैं, उद्योग भी खत्म हो गए हैं ना। तो इस प्रकार प्रदूषण को रोकने के लिए कई उपाय हैं, हम किताब में से पढ़ लेंगे। नेक्स्ट हमारा एक रहता है बिल्कुल इम्पोर्टेंट चैप्टर, ये इम्पोर्टेंट राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं। पूरे देश की जो अर्थव्यवस्था है उसकी जीवन रेखा क्या होती है? वो होता है परिवहन के साधन। हमारे देश में कितनी बड़े बढ़िया राजमार्ग बने हुए हैं, हमारे देश में रेलों का जाल कैसा है, हमारे देश में हवाई अड्डे कितने हैं, हमारे देश में जो समुद्री जो बंदरगाहें हैं उनका कैसा जाल फैला हुआ है। इस प्रकार परिवहन, सबसे पहले हमारे देश में, ये पुरानी है वैसे तो, हमारे देश में लगभग 23 लाख किलोमीटर सड़कें बनी हुई है। अब तो ये पुराना है, अब तो और भी बढ़ गया है। अब हमारे देश में लगभग एक दिन में 5 किलोमीटर सड़क बनाने की एवरेज आ गई। पहले तो एक दिन में, महीनों में 5 किलोमीटर सड़क बनती थी। अब टेक्निक आ गई है, नई नई मशीनें आ गई हैं। तो ये परिवहन के जाल का मतलब क्या है? ये जीवन रेखाएं क्या है? इससे व्यापार होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर वस्तुएं भेजी जाती है, दूसरे स्थान पर वस्तुएं आई जाती है। ग्लोबलाइजेशन की बात मैंने इसलिए कही थी कि हम दूसरे देशों से या हमारा यूरोप में आम बिकने के लिए जाता है, गेहूँ बिकने के लिए जाता है, चावल के हमारे सऊदी अरब के लोग चावल के शौकीन है, बासमती चावल, इसलिए हमारा जो ये सिस्टम, तो यो जब आने जाने के लिए हमारे देश में यातायात के साधन उपलब्ध होंगे तो क्या होगा? व्यापार बढ़ेगा। व्यापार बढ़ेगा तो देश के लोगों को आमदनी होगी। आमदनी से क्या होगा? देश को फिर आम आदमी से जीएसटी भी मिलेगा, टैक्स भी मिलेगा। उस टैक्स से हमारा देश क्या करेगा? तरक्की करेगा। इसलिए ये जीवन की रेखाएं हैं। चतुर्भुज स्वर्णिम चतुर्भुज योजना, ये देखिए हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इसको चालू किया था। चतुर्भुज मतलब चारों भुजाएं। हमारे देश में बहुत बड़े जो शहर हैं, इधर पूर्व में कलकत्ता है, पश्चिम में बंबई है और उत्तर में दिल्ली है, दक्षिण में मद्रास। इन चारों शहरों को जोड़ने के लिए
इसलिए ये योजना बनाई, चतुर्भुज योजना। दिल्ली कोलकाता चेन्नई मुंबई, दिल्ली को जोड़ने के लिए 6 लेन मार्ग बनाए गए ये, ठीक है। इसको राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHA, आजकल राष्ट्रीय राजमार्ग, ये राजमार्गों का जो सड़कें हैं उनका एक वर्गीकरण किया गया है। राजमार्ग है जो बड़ी सड़कें हैं, नेशनल हाईवे हैं, ये 4 लेन बना दिए गए। और सबसे पहला ऐतिहासिक राजमार्ग हमारा क्या है, 1 नंबर के प्रश्न में आ सकता है, दिल्ली से अमृतसर के मध्य ऐतिहासिक शेरशाह सूरी मार्ग, शेरशाह सूरी मार्ग जो पाकिस्तान में भी जाता है, जो पाकिस्तान में भी जाता है। ये मार्गों के है, राष्ट्रीय मार्ग है। फिर राज्य मार्ग, राज्य मार्ग क्या होता है, जो एक राज्य से दूसरे राज्यों को जोड़ता हो। जिला मार्ग होता है जो एक जिले से दूसरे जिले को जोड़ता हो, ठीक है, इनको बोलते हैं। ये मार्गों में ये सड़कों की वो वैरायटी बना दी। ये देखो चतुर्भुज योजना, इस मैप में देखिए, मैप देख रहे हो, दिल्ली से यहाँ कोलकाता, कोलकाता से चेन्नई, चेन्नई से ये देखो राष्ट्रीय राजमार्ग एक ऊपर तक जाता है यहाँ से, यानी कश्मीर से कन्याकुमारी और पोरबंदर से सिलचर, पोरबंदर से सिलचर तक हमारा राजमार्गों का जाल बिछा हुआ है। फिर रेल परिवहन आता है भाई, ये तो सड़क परिवहन था। रेल परिवहन में भी आजकल हमारी नई हर बजट में हमारी नई सड़कें, नई रेलवे लाइन भी बिछी हुई है। आजकल का रेलवे पहले कोयले से चलती थी, आज हमारा देश में बिजली से रेलवे चलती है। बिजली हमारे जो पास ये से जो रेलवे लाइन जारी है, हिसार से लुधियाना भी, इसको भी विद्युतीकरण इसका कर दिया गया। फिर है भाई पाइपलाइन से मथुरा रिफाइनरी से हमारे यहाँ पाइपलाइन के माध्यम से हम तेल बेच सकते हैं। तेलों को या ट्रांसपोर्ट करने के लिए पाइपलाइन बिछा दी गई है। जल परिवहन आप समझ रहे हैं, समुद्रों में हमारा एक समुद्री सीमा 1500 किलोमीटर जो सीमा है वो हमारी समुद्री सीमा होती है। तो हम समुद्रों से भी हमारा भारी सामान ला और ले जा सकते हैं। फिर वायु सीमा, वायु सीमा का मतलब है, वायु परिवहन का मतलब क्या है, वे कहीं रास्ते हैं, कहीं जंगल है, कहीं पहाड़ है, कहीं नदियां हैं, तो उस दौरान हमारी जो वायु जो से हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर वस्तुओं का आयात निर्यात और भेजना कर सकते हैं। फिर तो है अंतरराष्ट्रीय व्यापार। अंतरराष्ट्रीय व्यापार का क्या होता है, जो एक देश से दूसरे देश में जो व्यापार किया जाता है। हमें तेल कहाँ से मंगाना पड़ता है, सऊदी अरब से, और जो जरूरत की चीजें दूसरे देशों से हम मंगवाते हैं, टेक्नोलॉजी के व्यापार, इसको हम क्या बोलते हैं, अंतरराष्ट्रीय व्यापार।